टुडे वी स्टार्टिंग अवर चैप्टर टू डायमेंशन मोशन कह लो या इसको वेक्टर कह लो। ओके, तो भाई कंसेप्चुअल चैप्टर है और आसानी से समझ में आ जाएगा, बट ये है कि इसको एक बार में ही कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, काफ़ी सारे पार्ट्स हैं इसके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, फिजिकल क्वांटिटी से। तो फिजिकल क्वांटिटी, तो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं बच्चों, तो हमें सबसे पहले डिस्कस करना जरूरी है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ओके, तो ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सकता है, द क्वांटिटी डेट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल वर्ड, जिन क्वांटिटीज को मेजर किया जा सकता है, एग्जांपल लेंथ कह लो, ब्रेड्थ कह लो, एरिया कह लो, टाइम कह लो, ये टेम्परेचर कह लो, इन सब चीज़ों को, जिन क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हो उनको अपन फिजिकल क्वांटिटी कह लेते हैं। बट जिन क्वांटिटी को आप मेजर नहीं कर सकते हो उनको आप फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह सकते। जैसे गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, इन चीज़ों को आप मेजर नहीं कर सकते हो। हाँ, टाइम फिजिकल क्वांटिटी भाई, टाइम को आप जो है मेजर कर सकते हो, ठीक ना, टाइम को मेजर कर सकते हो, तो टाइम भाई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। 2 बज गए, 4 बज गए, दो टाइम इंटरवल के बीच का गैप आप बता सकते हो, 10 मिनट का है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। अब यार मोटे वे पे पढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कितने तरीके की होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी यार 3 तरीके की होती है, है ना। वैसे आप 2 पढ़ते हैं, बट मैंने और ब्रॉड वे में बताया 3 तरीके की। एक होती है भाई स्केलर, दूसरी होती है वेक्टर, और तीसरी होती है टेंसर क्वांटिटीज। ओके, ये तीसरे टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, टेंसर क्वांटिटीज हुआ करती है, ठीक है ना। तो स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। अब मैग्नीट्यूड का मीनिंग जान लो, बड़ा परेशान करता आप लोग को। मैग्नीट्यूड का हिंदी मतलब है दम, बस, और कुछ भी नहीं। समझ गए ना, बस दम। 2 लोगों ने घूंसा मारा, एक ने 10 न्यूटन का मारा, एक ने 50 न्यूटन का मारा, समझ गए ना। तो एक का मैग्नीट्यूड 10 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड क्या है, 50 है। अब दोनों ने एक ही डायरेक्शन में मारा है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है दम, कितनी उसमें मैथमेटिकल डेटा कितना कंटेन्ड है, दैट इज कॉल्ड उसका मैग्नीट्यूड। 2 लोग दौड़ गए एक सीधी लाइन में, एक दौड़ गया 10 मीटर, एक दौड़ गया 50 मीटर। अब क्वांटिटी अलग है, पिछले बार फोर्स थी क्वांटिटी, इस बार क्या है, डिस्टेंस है क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट है, बट डिस्प्लेसमेंट का दम अलग अलग है ना, मैथमेटिकल वैल्यू अलग अलग है। सो किसी भी क्वांटिटी के साथ एक मैथमेटिकल या न्यूमेरिक वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं उसका मैग्नीट्यूड। समझ गए जी। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, किसकी जरूरत, केवल मैग्नीट्यूड की, तो ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं अपन स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल के लिए बोल देते हैं टाइम। भाई टाइम के लिए किसकी जरूरत है, केवल मैग्नीट्यूड की। 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, क्या डायरेक्शन की जरूरत है, नहीं, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, है ना। दूसरा जो है टाइम के साथ एक और ले लो, हीट ले लो, इतनी एनर्जी निकल रही है बट कोई डायरेक्शन नहीं होती, है ना। वर्क, आज मैंने बहुत काम किया, वर्क, मैं थक गया, है ना। टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है, टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, क्लियर हो गया। टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है। अब वेक्टर जो है, अब वेक्टर क्वांटिटी, अब ये स्केलर क्वांटिटीज की बात हो गई। तो किसी भी स्केलर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं बेटा, मान लो Q इज द क्वांटिटी, Q इज द क्वांटिटी, तो Q को एक्सप्रेस करने के लिए N होता है उसका न्यूमेरिक यानी कि मैग्नीट्यूड, और U होती है उसकी यूनिट, U होती क्या, इसकी यूनिट। आओ देख लेते हैं एक बार में, समझ में आ जाएगा। आपने कहा आज मैं बहुत काम करके आया हूं, कितना काम करके आया हूं, आज मैंने 50 जूल वर्क किया है। कितने जूल, 50 जूल। आई होप आप जूल तो जानते होगे, या जूल नहीं जानते हो तो वॉट तो जानते हो भाई, कि मेरे घर में कितने का वॉट का बल्ब लगा है, 100 वाट का। तो वॉट क्या है बेटा, पावर है, वॉट क्या है, पावर। तो बेटा क्वांटिटी बन गई पावर, 100 बन गया उसका न्यूमेरिक डाटा, और यूनिट क्या बन गई, वॉट, बस हो गया। तो ये एक्सप्रेस हो गया। तो पावर की Q1 क्वांटिटी बन गई पावर, फिजिकल क्वांटिटी बन गई पावर, न्यूमेरिक डेटा बन गया 100, और भैया यूनिट क्या बन गई, वॉट। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हो। दुनिया की कोई भी क्वांटिटी आएगी वो इसी तरीके से एक्सप्रेस होगी। किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए 2 ही चीज चाहनी पड़ती है, एक उसका न्यूमेरिक डेटा जिसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और एक उसकी यूनिट, ठीक है ना। इस तरीके से कोई दिक्कत इसमें। अब एक चीज याद रखना बेटा, न्यूमेरिक डेटा जितना बड़ा होगा यूनिट उतनी छोटी होगी, न्यूमेरिक डेटा जितना बड़ा होगा यूनिट उतनी छोटी होगी, और न्यूमेरिक डेटा जितना छोटा होगा यूनिट उतनी बड़ी होगी। चलो समझो इस बात को कैसे। जैसे मैंने कहा 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, देखो ध्यान से, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग है, कैसे अलग अलग है भाई, एक ही चीज है ना बेटा। आप 1-1 ग्राम के 1000 बांट रख दो, 1-1 ग्राम के आप 1000 वेट रख दो, चाहे 1 किलोग्राम का वेट रख दो,
बोलो यस और नो। एक एक ग्राम के आप 1000 सरसों के छोटे छोटे दाने रख दो या 1 किलोग्राम का वेट रख दो, बात तो बराबर ही है ना। फर्क किसका है? यूनिट का है और मैग्नीट्यूड का है। देखो किलोग्राम बड़ी यूनिट है कि छोटी यूनिट? बड़ी यूनिट। यूनिट बड़ी है तो मैग्नीट्यूड क्या है? छोटा। और ग्राम कैसी यूनिट है? छोटी यूनिट की बड़ी यूनिट है? छोटी यूनिट है, तो यूनिट छोटी है तो मैग्नीट्यूड बड़ा है। बस यही फर्क है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कभी भी एन और यू का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है? कांस्टेंट। चाहे इसमें देखो चाहे इसमें देखो, है ना, इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब इसमें यदि सिस्टमेटिकली इसको लिखा जाए तो ये है n1 और इसकी पहली यूनिट u1, और ये क्या है? n2 और इसकी यूनिट u2। तो n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ये रूल चलता है एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने में। n1 u1 इक्वल टू n2 u2। नोट कर लो भाई, ये फिजिकल डायमेंशन वाला कंसेप्ट है, यहाँ पे मैंने पढ़ा दिया ऐसे ही, है ना। मगर आप यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ोगे तो आपको ये फॉर्मूला आपके पहले पेज में ही मिलेगा, n1 u1 इक्वल टू n2 u2, या इसी को बोलते हैं n इंटू u इक्वल टू कॉन्स्टेंट, n इंटू यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। चलो छाप लो फटाफट, या फोटो ले लिया करो, लिखने का काम घर में कर लेना, ठीक ना। लिखने का काम घर में कर लेना। तो स्केलर क्वांटिटी की बात हो गई भाई। स्केलर क्वांटिटी क्या? टाइम, हीट, वर्क, टेम्परेचर, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है ना। आपकी एज कितनी हो गई? 16 साल। कितने साल के हो गए? 15 साल, 16 साल। इसके लिए कोई वेक्टर की जरूरत है? नहीं। क्यों? वेक्टर की क्यों जरूरत होगी, है ना। हमारी एज बढ़ रही है, मगर ये थोड़ा ना कि हमारी एज नॉर्थ साइड में बढ़ रही है, हमारी एज दक्षिण दिशा में बढ़ रही है, ऐसा तो हम कहेंगे नहीं। तो इसलिए इनको हम एक्सप्रेस करने के लिए हमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। इन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब दूसरी क्वांटिटी की बात करते हैं। कुछ ऐसी क्वांटिटी है कि जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हम वेक्टर की जरूरत पड़ती है। मैं तुम्हें पेट में घूसा मार के तुम्हारी नाक तोड़ दूंगा, ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता है। पेट में घूसा मारने से कभी नाक नहीं टूटेगी ना। नाक तोड़ने के लिए आपको नाक पे ही घूसा मारना पड़ेगा। मतलब फोर्स कहां लगा रहे हो जरूर बताने की, समझ गए ना। फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए बताना पड़ेगा। नाक तोड़नी है मतलब ज्यादा फोर्स लगेगा, छोटे फोर्स से नाक टूटेगी नहीं, है ना। तो फोर्स के लिए दो चीज आपको लगेंगी, एक उसका दम मैग्नीट्यूड, और दूसरा कहां पर मार रहे हो फोर्स, ये भी बताओ। समझ गए ना, डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटी होती है जो जिनको कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए आपको फोर्स के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। सो द क्वांटिटीज दोज रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, द क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज दोज रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। कंप्लीटली इनको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, तो इनको बोलते हैं अपन वेक्टर क्वांटिटीज। समझ गए ना। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे स्टेशन में आके खड़ा हुआ हूँ, मैंने आपको फोन लगाया, भाई मेरे को तेरे घर आना है, बता कहाँ आना है। तो आप बोलोगे 5 किलोमीटर चल के आ जाओ। बड़ी मुश्किल होगी भाई। 5 किलोमीटर की सरकमफेरेंस में मेरे सामने तो 1000 घर होंगे, यहाँ पे 1000 के ज़्यादा ही होंगे, लाखों घर होंगे। मैं किसके घर में घुस जाऊंगा? कहीं भी 5 किलोमीटर चलने थोड़ा तक जाऊंगा। तो आपको बताना पड़ेगा, सर मोबाइल में अपना कंपास ऑन करो और नॉर्थ डायरेक्शन से देखो सर, 21 डिग्री का एंगल बनाते हुए सीधे चले आओ आप। समझ गए ना। तो मैं सीधे चले आऊंगा तो मैं आपके घर पहुंच जाऊंगा। तो आपको दो चीजें बतानी पड़ेगी। 21 डिग्री, ये डिग्री क्या है बेटा? डायरेक्शन है। क्या है ये? डायरेक्शन। ये जो एंगल देते हो ना आप, ये डायरेक्शन ही है। एंगल किसका रूप है? डायरेक्शन का ही तो रूप है। एंगल जो होता है डायरेक्शन का ही रूप होता है। और ये जो 5 किलोमीटर आपने बताया, ये क्या है? मैग्नीट्यूड। क्या है? मैग्नीट्यूड। तो दो चीजों की जरूरत हुई इसमें, मैग्नीट्यूड की भी और डायरेक्शन की। तो चलिए देखते हैं, अगर हम फोर्स को लिखेंगे, यदि हम वेक्टर क्वांटिटी को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? Q इक्वल टू एन इंटू यू। क्योंकि आपने यदि फोर्स लगाया है, मान लीजिए फोर्स लगाया है आपने, तो क्या लगाया है? 10 न्यूटन। 10 क्या हो गया इसका? मैग्नीट्यूड, मतलब एन। न्यूटन क्या हो गई भाई? यूनिट। अब फोर्स कहां लगाया वो भी तो बताओ। अगर फोर्स आपने लगाया है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो आपको यहां क्या लगाना पड़ेगा? आई कैप। क्या लगाना पड़ेगा? आई कैप। क्योंकि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को जो वेक्टर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आई कैप। अभी चिंता मत करिए, इसकी डिटेल में बात करेंगे हम लोग, आई कैप, जे कैप, के कैप की। अभी मान लो कुछ होता है, चलो ये नहीं होता है, तो आप एक काम करो, यहां पे 10 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया और जिस डायरेक्शन में लगाया वहां लिख दो भाई ड्यू नॉर्थ। ड्यू नॉर्थ। घर में आके पापा को बताना पड़ेगा, बेटा फोर्स कहां मार के आओ, घूसा कहां मार के आओ, तो ड्यू नॉर्थ ना लिख पाओ तो लिख देना यहां पे 10 न्यूटन। समझ गए ना। कहां पर? नाक पर। कहां पर घूसा जड़ा आपने? नाक पर। तो भैया डायरेक्शन ही तो है, क्यों? मेरे सामने खड़ा था, उत्तर दिशा में खड़ा था, नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा था, मैंने उसके नाक पे मारा, तो ये डायरेक्शन का सेंस दे रहा है ना। भाई घर में आके नाक टूट, फिर वो लेकर के आएगा टूटी हुई नाक, तो बताएगा हाँ भाई घूसा हमने नाक पे मारा। नहीं पापा, हमने तो पेट पे मारा था, ये नाक कहीं और से तुड़वा के आ गया है। तो इसलिए आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा भाई फोर्स में। तो फोर्स में ये डायरेक्शन देता है, तो कुल मिलाकर के एक डायरेक्शन कंपोनेंट आएगा। तो अपन यहाँ पर बच्चों आई कैप, जे कैप, के कैप यूज करेंगे। तो अच्छा हुआ करता है कि डायरेक्शन का कंपोनेंट जस्ट मैग्नीट्यूड के बाद में चिपका दो, क्योंकि एन के बाद आई कैप अच्छा नहीं लगता है।
तो हम लोग क्या करेंगे 10 आई कैप इंटू न्यूटन, एन फॉर न्यूटन, नॉर्थ मत समझ लेना इसको, 10 आई कैप इंटू क्या न्यूटन, समझ गया ना, 10 आई कैप न्यूटन। और यहां फोर्स के ऊपर एक वेक्टर लगा देना जरूर। डायरेक्शंस रहेंगे वो 3 एक्सिस के अलोंग ही रहेंगे। हाँ, डायरेक्शन 3 एक्सेस के लॉन्ग में रहेंगे और उन्हीं में से बन के बीच में से भी जा सकते हैं। बहुत लंबी बात करेंगे उस पर, थोड़ी देर में आ रहे हैं उसी पे। तो 10 आई कैप न्यूटन, आई कैप कोई डायरेक्शन है, अभी बता देता हूं शॉर्ट में। एक्स एक्सेस की डायरेक्शन को क्या बोलते हैं अपन, आई कैप, बस इतना रट लो, एक्स एक्सेस की डायरेक्शन को आई कैप बोलते हैं। एफ के ऊपर वेक्टर लगाना मत भूलिएगा, सर भूल गए तो, अगर आप एफ के ऊपर वेक्टर लगाना भूल रहे हैं इसका मतलब आप उसका केवल मैग्नीट्यूड दे रहे हैं, आप डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं। आप केवल ये बता रहे हैं पेरेंट्स से कि आज तो मैं उसे 10 न्यूटन का घूसा मार करके आया हूं, कहां मार रहे हो ये नहीं बता रहे हो। तो अगर आप वेक्टर नहीं लगा रहे हो इसका मतलब आप केवल क्या दे रहे हो, मैग्नीट्यूड। क्या दे रहे हो, मैग्नीट्यूड। अगर आप कह रहे हो अरे पापा आज तो मैं बहुत तेज गाड़ी चला करके आया हूं, बोले कितने की, बेटा 20 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से मैंने गाड़ी दौड़ाई, तो v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, समझ में आया। तो ये क्या दे रही है, आपकी स्पीड दे रही है। क्या दे रही है, आपकी स्पीड दे रही है, समझ गया ना। बट आपने कहा मैं 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, एवरेज स्पीड दे रही थी अभी तक, मैं 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उत्तर दिशा से लेकर दक्षिण दिशा की ओर, मतलब नॉर्थ टू साउथ में गाड़ी भगा करके आया हूं आज, तो उस समय आपको वेक्टर लगाना पड़ेगा, समझ गए ना। तो यहां पे वेक्टर आपको लगाना पड़ेगा इसके ऊपर v, और यहां पे कोई डायरेक्शन कंपोनेंट आपको देना पड़ेगा, आई कैप, जे कैप या के कैप, वट एवर, या मिक्स भी हो सकता है। अब वो मिक्स कैसे होगा थोड़ी देर में आपको बताता हूं, डोंट वरी। चलिए ये आ गया समझ में ना। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको वेक्टर भी लगाना पड़ेगा, समझ गए ना। चलिए अब कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो मतलब जो स्केलर नहीं होती है मगर कंप्लीटली तरीके से वेक्टर भी नहीं हुआ करती हैं, कंप्लीटली तरीके से वेक्टर नहीं होती है, तो उन क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ गए ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जब इस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा तो इसका एक अजीब ही बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल थोड़ा सा बता देता हूं कि जैसे आप कहो कि सर करंट जो होती है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, बोलो भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब जैसे यहां पे सवाल किया जा सकता था, मैंने कहा हीट इज अ स्केलर क्वांटिटी, हीट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मत बेटा मैंने, आप तो थर्मोडायनेमिक्स आप लोग जस्ट दूसरे बैच को मैंने पढ़ाई है, मैंने बताया था हीट जो होती है हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की ओर ट्रेवल करती है, बोलो हाँ, हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की ओर ट्रेवल करती है। तो फिर ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं हुई भाई, इसकी डायरेक्शन तो कांस्टेंट है ना। तो इन सब चीजों के जवाब आपको जो तीसरी क्वांटिटी में मिलते हैं वो है टेंसर क्वांटिटी, ठीक ना। अब हीट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है क्योंकि भैया हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जितनी ये स्केलर क्वांटिटीज हैं इनके एडिशन के लिए स्केलर अलजेब्रा का यूज होता है। अब ये स्केलर अलजेब्रा क्या है, 2 और 2 4, 2 और 2 4, जो आज तक हम लोग बचपन से अलजेब्रा पढ़ते आ रहे थे ना, गिनती वाला अलजेब्रा भाई, ये होता है स्केलर अलजेब्रा, समझ गए। और दूसरा होता है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में 2 वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड किया जाता है, 2 वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड किया जाता है, समझ गए ना। वेक्टर अलजेब्रा में 2 वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वेक्टर एडिशन का लॉ। ट्रायंगल फॉर्म पढ़ते हैं और क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम लॉ पढ़ते हैं अपन। तो स्केलर क्वांटिटी होती हैं जो, वो किसको फॉलो करती हैं, लॉ ऑफ स्केलर अलजेब्रा को या अलजेब्रिक एडिशन को सपोर्ट करती हैं। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं वो किसको सपोर्ट करती हैं, लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को। एक और एग्जांपल दे देता हूं, अगर आपने स्केलर क्वांटिटी में मान लीजिए किसी सिस्टम से 2 जूल हीट निकाली, किसी सिस्टम से 2 जूल हीट आपको मिली, फिर उसी सिस्टम से आपने 2 जूल हीट और ले ली, तो वर्क डन कितना होगा, टोटल कितनी हीट होगी, 4, 2 और 2 4, समझ में आया। अब दूसरा बात इसमें देखिए, अगर आपने कोई पार्टिकल है वेक्टर के केस में, अगर आपने इसको 5 न्यूटन का घूंसा मारा और फिर आपने फिर इसमें 5 न्यूटन का घूंसा मारा, तो टोटल जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 10 दे नहीं होगा भाई। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी है, शॉर्ट में मैं बता देता हूं आपको जवाब, आंसर होगा 5 - 5 से वेरी करते हुए 5 + 5 कहीं भी हो सकता है, 0 से लेके 10 तक। अब कैसे 0 सर, 0 कैसे होगा, मैंने आपको ये तो नहीं बताया कि दूसरा 5 का घूंसा किधर से लगा था, शायद मैं यहां से बना देता तो भी आप शायद 10 का जवाब दे देते, बट ऐसा नहीं है भाई। देखिए वेक्टर का सपोर्ट होता है, वेक्टर क्वांटिटी में अगर ये +5 है तो ये क्या होगा, -5। अगर डिस्प्लेसमेंट इधर से इधर इस तरफ का है तो प्लस होगा, इधर का नेगेटिव हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी में यही होता है। तो इसका आंसर मिनिमम कितना, 0, और फिजिक्स मैक्सिमम कितना,
10। तो फिजिक्स कहती है कि वेक्टर क्वांटिटी का इफेक्ट आपको कैंसिल करवाना है। मिनिमम 10 कैसे मान लिए? मिनिमम 10 नहीं है भाई, मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 10। मैक्सिमम 10 अगर दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग जाएंगे यही तरफ, तो 5 और 5 10 का इफेक्ट जनरेट होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? तो ये फिजिक्स कहती है। तो फिजिक्स कहती है कि अगर आपको एक 5 का घूंसा पड़ा है इस तरफ से, तो इधर से भी एक घूंसा 5 का खिलवा लो, तो आंसर कितना हो जाएगा? 0। आपको सुखद महसूस होगा। समझ गए ना? 5 का इफेक्ट इधर से और 5 का इफेक्ट इधर से। गांधी जी शायद यही करते थे, अगर एक गाल कोई दे तो दूसरा भी दे दो। चलो, है ना? तो भैया 5 और 5 का इफेक्ट 0 हो गया। सर अगर परपेंडिकुलर डाउनवर्ड करें तो? हाँ, तो मैंने लिखा 2 बीच में, मैंने इसे ले लिखा है 2, मतलब 5 0 से लेके 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, मैक्सिमम 10 तक मिलेगा, 11 नहीं मिल सकता आपको। मिनिमम 0 और बाकी बीच में कोई भी एंगल ले लो, यहाँ ये ले लो, इस तरफ से आ रहा है, इस तरफ से आ रहा है, इस तरफ से आ रहा है, लो 5 और 5 आ रहा है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एक 5 यहाँ आया, एक 5 यहाँ से आया। अब कितना फोर्स लगेगा? अब इसको आप 5 और 5 10 मत कर देना। अब ये किससे निकलेगा? ये आपका निकलेगा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। वेक्टर एडिशन के जो मैं लॉज आपको पढ़ाऊंगा उससे निकलेगा। समझ में आया? तो भैया ये होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी हमारे सिलेबस में है नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, उसको छोड़ दो। चलिए, तो भाई स्केलर क्वांटिटी में हमारे पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, पूरे तरीके से हमें वेक्टर क्वांटिटी ही पढ़नी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में सबसे पहला टॉपिक मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपके सामने। लिखो यूनिट वेक्टर, लिखो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। भाई यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर क्या हुआ करता है? मान लीजिए ये आप इस जगह पे खड़े हुए हैं, ये आप जहां बैठे हुए हैं मेरी जगह, यहां पे इस जगह का नाम ले लो, ए नाम ले लो, ओ ले लो, ओ ओरिजिन। और आप यहां से जाके किसी दूसरी जगह जाने वाले हैं, ठीक है ना? एक फिक्स डायरेक्शन में दूसरी जगह जाने वाले। मान लो आप सिविल लाइन स्क्वायर पे जाने वाले हैं, ये इसका नाम ओ है और ये सिविल लाइन स्क्वायर का नाम है सी। सिविल लाइन स्क्वायर का नाम है क्या? सी। सिविल लाइन स्क्वायर यहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है ना जी? मान लो कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात होती है कि सिविल लाइन का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 किलोमीटर है। अब ये आपने यहां पे ओ को रिप्रेजेंट किया है इस जगह को, और सी को रिप्रेजेंट किया है सिविल लाइन को। इस पर लगने वाला वेक्टर बताएगा कि आप कहां जा रहे हो, ओ टू सी जा रहे हो या सी टू ओ आ रहे हो। तो एक लाइन सेगमेंट पे 2 वेक्टर बन सकते हैं, एक ओ टू सी और दूसरा सी टू ओ। ओ टू सी का मतलब जो आपकी ट्रेवलिंग हो रही है वो ओ से लेके सी की तरफ हो रही है, और सी टू ओ का मतलब जो आपकी ट्रेवलिंग हो रही है वो सी से लेके ओ की तरफ हो रही है। खास बात यह है कि चाहे आप यहां से यहां ट्रेवल करो या यहां से यहां ट्रेवल करो, आपका जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। बिल्कुल, यहां से आ जाओगे तो भी 5 किलोमीटर और उधर से इधर आओगे तो भी 5 किलोमीटर। मतलब OC का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। बोलो जी यस, या इसी को बोल दो CO का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। बोले जी, OC और CO का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट मुझे बताओ क्या OC वेक्टर और CO वेक्टर आपस में इक्वल है कि नहीं है? दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल है, मगर OC वेक्टर और CO वेक्टर दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि OC की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो फॉरवर्ड है, आगे की तरफ है, ये देखो ये लाइन ऑफ एक्शन, और जो CO की लाइन ऑफ एक्शन है वो पीछे की तरफ है, बैकवर्ड है। भाई O से लेके C एक अलग डायरेक्शन है और C से लेके O एक अलग डायरेक्शन है। अगर मान लो यहाँ O से लेके C नॉर्थ है तो क्या बोलोगे? ड्यू नॉर्थ जाओ। और तो अगर वो ड्यू नॉर्थ है तो C से लेके O क्या होगा? ड्यू साउथ होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो O से लेके C और C से लेके O एक दूसरे के अपोजिट हैं। इनको बोलते हैं भैया हम नेगेटिव वेक्टर। क्या बोलते हैं? हाँ, तो O से लेके C और C से लेके O में क्या रिलेशन होगा? दीज आर नेगेटिव वेक्टर ऑफ ईच अदर। OC इज इक्वल्स टू माइनस CO। समझ में आ गया? मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है बट डायरेक्शन वाइज क्या है? अपोजिट है। डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। क्लियर हो गया? ये हो गई इनकी बात। अब मैं सर ये बॉक्स में जो डेनोमिनेशन है उसको मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, चाहे आप बॉक्स लगाओ या आप अकेले OC लिख दो तो भी वो 5 किलोमीटर ही माना जाएगा। ये वेक्टर नहीं माना जाएगा जब तक आपने इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया। मतलब आप क्या बता रहे हो? केवल आप डिस्टेंस बता रहे हो।
क्या बता रहे हो? डिस्टेंस बता रहे हो, ठीक है ना जी। देखो ओ से चले सी तक गए और सी से चल के ओ तक वापस आ गए, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई? 0। तो आप क्या कहोगे? ओ से चले सी तक गए ओ सी, फिर सी से चल के ओ पर गए सी ओ, आंसर कितना आएगा बोलो? 0 वेक्टर। क्या आएगा? 0 वेक्टर, बिकॉज वेक्टर प्लस वेक्टर इक्वल टू वेक्टर, वे दो वेक्टर को जोड़ के एक वेक्टर ही मिलेगा। ओ सी प्लस सी ओ इक्वल टू 0 वेक्टर, है ना। तो ओ से चले हो सी पे चल के वापस ओ पे आ गए हो, तो इसको और क्या लिख सकते हैं? ओ ओ वेक्टर इक्वल टू 0। कंफ्यूजन हो रहा तो इसको ए ले लो थोड़ी देर के लिए, तो अब ये बन जाएगा क्या? ए ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। जहां से चले वहीं पर आ गए, तो इनिशियल पोजीशन भी ए है और फाइनल पोजीशन भी ए है, तो ए ए वेक्टर इक्वल टू क्या? 0 वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट भी सेम हो, टर्मिनल पॉइंट भी सेम हो, ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? 0 वेक्टर। लिखो क्वेश्चन, व्हाट इज 0 वेक्टर? लिख के लाना घर से। देखो, डिफाइन 0 वेक्टर, द वेक्टर विथ सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड 0 वेक्टर। 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है। एक सवाल आया था पिछले साल केंद्रीय विद्यालय में कि 0 वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है ना। कई बच्चों ने बोला 0 वेक्टर की डायरेक्शन जो होती है 0 होती है, 0 वेक्टर की डायरेक्शन 0 होती है, ठीक ना, क्योंकि 0 वेक्टर, ये तो कई लोगों ने लिख दिया 0 वेक्टर की डायरेक्शन 0 होती है ना। आंसर, कई ने लिखा 0 वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। बेटा इसकी डायरेक्शन अनडिटरमिनेट है। एक ने लिख दिया 0 वेक्टर की डायरेक्शन इनफाइनाइट होती है। नहीं, आंसर है अनडिटरमिनेट। क्यों? जरा देख लो इसको, बहुत ही सिंपल है। ये आपके पास कोई वेक्टर है, मान लो 5 सेंटीमीटर का कोई वेक्टर है, ये ए है, ये बी है। बेटा छोटा करते जाओ इस वेक्टर को। अब ये 4 सेंटीमीटर का बचा, यहां तक आ गया, बोलो हाँ। और छोटा करो, ये 3 सेंटीमीटर का बचा, यहां तक आ गया, अभी भी एरो दिख रहा है। और छोटा करो इसको, 2 सेंटीमीटर का आ गया, यहां तक आ गया, दिख रहा है एरो। इसको बिल्कुल ऊपर ले आओ, तो ये क्या बन गया? पॉइंट बन गया ना। क्या पॉइंट की कोई डायरेक्शन होती है? नहीं होती, पॉइंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो लिख लो 0 वेक्टर हैविंग आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी, नॉट फिक्स। आर्बिट्रेरी मतलब स्वेच्छा से कुछ भी मान लो, कोई फिक्स नहीं होती, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी। तो 0 वेक्टर हैविंग आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। चलो भाई, तो ये बन गया अपने पास एक 0 वेक्टर बता दिया मैंने, है ना, 0 वेक्टर बता दिया मैंने। चलो, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? किताबों में लिखा रहता है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, एक होती है इनिशियल पॉइंट, एक होती है टर्मिनल पॉइंट, उसी को बोलते हैं फाइनल पॉइंट। और जो वेक्टर का एरो जाता है फ्रॉम बेटा इनिशियल टू टर्मिनल की तरफ जाता है, ठीक है ना, इनिशियल टू टर्मिनल की तरफ जाएगा। जो ये वेक्टर का एरो हेड होता है वो डायरेक्शन का बताता है, और ये जो वेक्टर की लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा बेटा कॉपी में 2 वेक्टर बनाओ, एक वेक्टर बोल रहा है 15 किलोमीटर मैग्नीट्यूड को, एक बोल रहा है 30 किलोमीटर मैग्नीट्यूड को। तो 15 किलोमीटर की कॉपी तो है नहीं अपने पास, तो अपन कैसे बनाएंगे? मान लिया अपन ने एक वेक्टर ए बी, ये बी ले लिया अपन ने, ए बी। अब ये जो वेक्टर है ए बी, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितने किलोमीटर है बच्चों? 15 किलोमीटर। बोलो यस। अब दूसरा वेक्टर मेरे को इसी के पैरेलल बनाना है, बोले दूसरा वेक्टर बनाओ बिल्कुल इसी के पैरेलल जो कि 30 किलोमीटर का हो। तो आपको करना क्या पड़ेगा? जितने इसकी लेंथ है इसको डबल फोल्ड करके करना पड़ेगा। तो ये ए बी था, जस्ट इसका डबल इतना कर दिया, तो ये है, मान लो इसका नाम है सी और ये है डी। ओके यस। तो हम क्या लिखेंगे? सी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर। समझ में आया? दोनों वेक्टर देखो एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं, दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल दिख रहे हैं। ऐसे वेक्टर जो कभी भी, देखो बेटा वेक्टर सेगमेंट तो कहीं पर फिक्स लेंथ का होता है, मगर दिशाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। सेगमेंट तो फिक्स होता है, जैसे लाइन, रे कभी खत्म नहीं होती है। रे का एक छोटा सा टुकड़ा क्या कहलाता है? सेगमेंट। तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन देखो, तो ये देखो ये है, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये है ना। दोनों की सेम लाइन ऑफ एक्शन है या लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है।
तो अगर ऐसे वेक्टर जिनकी लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल हो उनको अपन बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। कभी खत्म नहीं होगा। इनकी लाइन ऑफ एक्शंस खत्म नहीं होंगी। वेक्टर तो आपका सेगमेंट के रूप में है, वेक्टर आपका सेगमेंट के रूप में है। भैया आपको अगर डिफरेंस बताना है कि ये 1000 किलोमीटर और ये 2000 किलोमीटर, तो सेगमेंट तो अलग अलग लेने पड़ेंगे ना। अगर नहीं लोगे तो वो तो सारे इन्फानाइट किलोमीटर के बन जाएंगे वेक्टर। तो दो सेगमेंट आपको लेने पड़ेंगे कि ये इतने सेंटीमीटर का, ये इतने सेंटीमीटर का, मगर उनकी लाइन ऑफ एक्शन कभी खत्म नहीं होंगी। लाइन ऑफ एक्शन चलती रहती है, वो एक मतलब एक टर्म है। चलो, तो क्या मैं बता रहा था, पैरेलल वेक्टर। टू वेक्टर्स हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शंस आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। लिखो भैया, टू वेक्टर्स हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शंस आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन से मतलब है। टू वेक्टर हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शंस आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है ना। देखो, ये अपने पास 4 लेन है। 4 लेन में आपको पता होगा 4 लेन हुआ करते हैं, है ना। 1 2 3 ही बना, चौथा बना देता हूं। देखिए, यस, ठीक है। सेम की जगह हम एक ही डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शंस बोल रहे हो आप, हाँ मतलब तो फिर पैरेलल नहीं होंगे। सेम डायरेक्शन कह रहे हो आप कि सर सेम डायरेक्शन में जाएंगे ना। नहीं, जैसे आपने एक वो बताया था AB का केस और एक CD का। हाँ, तो उसमें पैरेलल तो जा रही है बात, हाँ, पर अलग अलग वो है ना, अलग अलग वो है। हाँ, अलग अलग लाइंस ऑफ एक्शन। हाँ, एक्शन लाइन जो है, देखिए अभी इस पे मैं बताने वाला हूं। ये मान लीजिए AB है और ये CD है, CD वेक्टर है। देखिए, अब इसको इस एग्जाम्पल से मैं समझाने वाला हूं, तब आपको ये ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। वेक्टर में एक बहुत शानदार वाला नेचर होता है कि वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। ये 4 लेन रोड है, इसको मस्त समझने का एग्जाम्पल है। यहां पे एक कार चल रही है, ये सागर है और ये अपना भोपाल है ना। गए हो 4 लेन, झांसी रोड गया ना 4 लेन वाला। चलो झांसी ले लो भाई, भोपाल तो 2 लेन है अभी। ये सागर से लेके झांसी वाला 4 लेन रोड है। ये दूसरी कार चल रही है, यहाँ पे 2 लेन जाने वाले होते हैं, 2 लेन आने वाले होते हैं, डबल लेन आने जाने वाले, ठीक है ना। चलो बेटा, ये इससे कुछ फासले पे चल रही है कार, और किस कार की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। बोलो हाँ, स्ट्रेट लाइन है तो मैं इसको वेलोसिटी मान सकता हूं। मतलब इस कार की वेलोसिटी कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। बोलो यस। तो ये V1 का मैंने 40 किलोमीटर पर आवर, V1 वेक्टर इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। बोलो यस। कहां जा रही है, नॉर्थ की तरफ। कहां जा रही है, नॉर्थ की तरफ। समझ गए ना। तो नॉर्थ ये वेक्टर होता है। नॉर्थ वेक्टर को मैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग मानता हूं, मैं जे कैप लगा देता हूं बच्चों, जे कैप। ठीक है, बोलो यस। क्यों भैया, नॉर्थ को जे कैप। जो सवाल है पूछो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कार यहां पे चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, ये V2 है। तो दूसरी वेलोसिटी इसकी आ गई भैया, V2 इक्वल टू 60 जे कैप, क्योंकि ये भी ऊपर की तरफ जा रही है ना। तीसरी कार यहां से लौट करके आ रही है, जो 100 किलोमीटर की पर आवर की रफ्तार से आ रही है, 100 की रफ्तार से, 100 किलोमीटर पर आवर। चलो बताओ एलिस क्या लिखेंगे अगर इसकी मैं V3 की बात करूं, इसकी कार की V3 स्पीड मान लूं। V3 वेक्टर इक्वल टू कितना लिखूंगा, 100 इंटू, वेरी गुड, माइनस जे कैप। क्योंकि अगर ऊपर वाला वेक्टर प्लस जे कैप है तो नीचे वाला क्या जाएगा, माइनस जे कैप। तो भैया ये माइनस जे कैप इधर की तरफ गई। अब मुझे बताइए कि ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल हुए कि नहीं हुए। V1 वेक्टर और V2 वेक्टर पैरेलल हुए कि नहीं हुए, हुए ना। भैया ये भी भोपाल ही पहुंचेगा, झांसी ही पहुंचेगा, और ये भी कहां पहुंचेगा, झांसी पहुंचेगा। समझ गए ना, ये दोनों झांसी ही पहुंचेंगे। और ये वेक्टर कभी भी एक इस वेक्टर को क्रॉस नहीं करेगा। करेगा क्या, नहीं करेगा। कैसे करेगा भाई क्रॉस, ये अलग लेन है, ये अलग लेन है ना, दोनों पैरेलल हैं। तो ऐसे वेक्टर इनकी लाइन ऑफ एक्शन को सेम माना जाता है। देखो इनकी लाइन ऑफ एक्शन ये है। अब आप कहोगे सर ये थोड़ी दूर पे, इस पे सेम कैसे हुई। तो वेक्टर का एक बहुत बढ़िया फीचर होता है कि पैरेलल वेक्टर को आप एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। तो ये पकड़ो इसको और इसको इसके ऊपर लेकर के आ जाओ, तो वेक्टर को एक ही हो जाएगा ना।
तो वेक्टर को आप आराम से शिफ्ट कर सकते हो। देखो इसकी भी डायरेक्शन जे कैप, इसकी भी डायरेक्शन जे कैप, इसकी भी डायरेक्शन जे कैप। तो यहां पे ये चीज आपको समझनी है, उनके बीच के गैप से मतलब नहीं है, उनके बीच से गैप से मतलब नहीं है, ये एक ही डायरेक्शन कही जाएगी फिजिक्स में। जैसे आप बोलोगे ये सारे, ये डायरेक्शन, इनमें मैं एरो लगा दिया, एरो 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 एरो, बोलो अलग डायरेक्शन है कि सारे सेम डायरेक्शन है? सेम डायरेक्शन है, हाँ बिल्कुल सेम डायरेक्शन है। आपस में थोड़ा सा शिफ्ट है, आपस में इनमें थोड़ा सा शिफ्ट है, बट उसको कंसीडर नहीं करो शिफ्ट को, शिफ्ट से डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, ये बोलते हैं क्या? सेम डायरेक्शन। ठीक है ना? सब लोग सुबह सुबह उठ के पूर्व दिशा में देखते हैं सूरज को। अब सब लोग के बीच में गैप भी तो हुआ करता है, सारे एक ही पॉइंट पे आके थोड़ा ना खड़े हो जाते हैं, बट सबका सेंस कहां रहता है देखने का? पूर्व ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ, तो वो कहलाएगा अपना सेम डायरेक्शन। ठीक है ना? अब इन सारे वेक्टर, तो इनकी क्या हम लाइन ऑफ एक्शन सेम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको आप सबको मर्ज करके एक कर सकते हो। वेक्टर कहता है कि आप इनको आराम से शिफ्ट कर लो एक दूसरे के ऊपर, जहां जरूरत हो शिफ्ट करो। सिखाऊंगा मैं आपको शिफ्ट करना वेक्टर को, ठीक ना? यस। हाँ, तो ये दोनों वेक्टर कैसे हुए? इक्वल हुए कि अनइक्वल हुए? गलत, मैंने पैरेलल पढ़ाया और पूछा सवाल इक्वल का है। अरे भैया पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड 40 है, दूसरे का 60 है, तो पैरेलल तो है बट इक्वल नहीं है। ये 40 की रफ्तार से दौड़ रही है, किससे दौड़ रही है? 60 से। अगर ये भी 40 की रफ्तार से दौड़ती तो दोनों चीजें सेम हो जाती, मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाता और डायरेक्शन भी सेम हो जाती, तो दो वेक्टर कहलाते क्या? इक्वल वेक्टर। क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज इक्वल वेक्टर? Define equal vector. Two vectors are said to be, two क्या more than two are said to be equal if their magnitude, direction as well equal. जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी इक्वल हो उनको इक्वल वेक्टर बोलते हैं। तो ये कहला गए भैया इक्वल वेक्टर। हाँ, वेक्टर का एक बहुत बड़ा नेचर है, वो भी लिख लो नोट करके। वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है। वेक्टर को पैरेलल, टू वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू ईच अदर, दो वेक्टर को आराम से आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, दो वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो बढ़िया बात। अब मैं जो बता रहा था आपको कि आप यहां पे हो, ए पोजीशन पे हो और बी पोजीशन पे आपको जाना है। बी, ए पे हो और बी पे हो, ठीक है जी। क्या बनेगा? कंप्लीट वेक्टर ए बी। कंप्लीट वेक्टर क्या बनेगा? ए बी। ये मेरा घर है और वो आपका सिविल लाइन चौड़ा स्क्वायर है, तो आपका कंप्लीट वेक्टर बन गया ए बी। अब इस ए बी वेक्टर में कुछ एक तो इन्वॉल्व है, क्या? लेंथ इन्वॉल्व है। ए बी वेक्टर मान लो 10 किलोमीटर का है, तो 10 डायरेक्शन आई कैप, ये लिख दिया मैंने किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट ए बी का कितना हो गया? 10 आई कैप किलोमीटर। अगर 10 किलोमीटर का है, यहां से कट रहा है स्क्वायर, तो कितना हो गया? 10 किलोमीटर आई कैप। ठीक है भैया, आई कैप इसकी डायरेक्शन है कि सीधे निकल जाओ एक्स एक्सिस में, है ना बेटा? सीधा रोड है। अब मैं आपसे पूछूं, मैं आपको किसी दिन टहलते हुए यहां पे मिल गया जय, और मैंने कहा भैया कटरा का रास्ता कौन सा है, तो आप मेरे को उंगली पकड़ के क्या पूरा छोड़ करके आओगे कि बता दोगे हाथ करके सर यही जाता है, यही जाता है, यही तो बताओगे? पकड़ के तो छोड़ के नहीं आओगे। मतलब डायरेक्शन बताने के लिए आप मुझे पूरा रास्ता तो ट्रेवल नहीं करवाओगे, समझ गए ना? पूरा रास्ता ट्रेवल नहीं करवाओगे मुझे, आप उसका छोटा सा नन्हा पार्ट बता दोगे कि इस ऐसे कदम करते हुए इसके फोल्ड मारते जाओ। जैसे मान लो ये है एक कदम, ये क्या है इसका? एक कदम, तो आप ऐसे करते हुए, बोलो आया समझ में ना? तो आपने मुझे केवल एक छोटा सा पार्ट बताया, जिस पार्ट ने मुझे डायरेक्शन बताने का काम किया, हाँ या ना? जिस पार्ट ने मुझे क्या बताने का काम किया? डायरेक्शन बताने का काम किया। जितने हम लोग ने वो किया कि इतना चले जाओ, तो वो कोई भी छोटा सा पार्ट जो डायरेक्शन बताने का केवल काम करे और जिसका मैग्नीट्यूड हो 1, क्या मैग्नीट्यूड हो? 1 यूनिट मैग्नीट्यूड, काफी है, काफी है यूनिट मैग्नीट्यूड। 1 मैग्नीट्यूड का वो वेक्टर जो कि डायरेक्शन बताने का काम करे, उसे बोलते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। तो
क्या डेफिनेशन बनेगी? द वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, किसी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में एक कदम का वो नन्हा वेक्टर जो केवल डायरेक्शन बता दे, उसे क्या बोलते हैं अपन? यूनिट वेक्टर। तो बेटा मेरे ये कंप्लीट वेक्टर क्या था? ए बी वेक्टर। बोलो हाँ। ये कंप्लीट वेक्टर क्या था? ए बी वेक्टर। और ये है वो ए बी वेक्टर का नन्हा कदम 1 यूनिट का। ये पूरा कितने यूनिट का है? 10 यूनिट का है। और ये कितने यूनिट का है? 1 यूनिट का है। समझ में आया? तो 1 यूनिट का जो वेक्टर कहलाएगा बेटा, वो कहलाएगा दिस स्पेशल पार्ट, दिस स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर। दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर। आया समझ में? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ए बी वेक्टर को? ए बी कैप से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी कैप से। किसी के भी ऊपर कैप लगा रहे, समझ लेना वो यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर कोई भी हो, कैप वाला वेक्टर कोई भी हो, किसी के ऊपर भी कैप लगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। नाम ही है यूनिट वेक्टर, बनाया गया। तो भैया ए बी कैप। अब इसको फॉर्मूला इसका याद कर लो, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं फॉर्मूले में। इसमें देखना ध्यान से, अगर मैं ए बी कैप यानी उस नन्हे कदम के, अगर मैं इस नन्हे कदम के कितने पूरे फोल्ड मार दूं, ये पूरे फोल्ड, तो मैं पूरा वेक्टर ट्रेस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? इस नन्हे कदम के मैं पूरे फोल्ड मार दूं तो पूरा वेक्टर ट्रेस हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो ए बी कैप के मल्टीप्लाई इस वेक्टर के कितने फोल्ड? पूरा फोल्ड कितना है बेटा? मॉड है ना, लंबाई है ना ये ए बी का मॉड। अगर इस नन्हे वेक्टर के हिसाब से नन्हे कदम करते 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 मैं कितने लेंथ चल जाऊं? पूरी लेंथ। तो मेरे को जो वेक्टर मिलेगा वो किसके इक्वल होगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ए बी वेक्टर के। तो फॉर्मूला बन गया, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वो गिवन वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। पढ़े हो? ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल किताबें ही ना खुली हूं। ए बी कैप इक्वल्स टू गिवन वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। समझ में आया? एक बार और समझ लो भाई। अरे भाई क्या हुआ? नन्हा कदम मल्टीप्लाइड बाई पूरी लेंथ इक्वल टू पूरा वेक्टर। सर ए बी कैप और सर मोड का वो ए बी वेक्टर है सर, फॉर्मूला के साथ बात वही हुई ना सर, कि वो जिस तरीके से वो उधर लिखा सर 10 आई कैप, तो उनको इंटू करेंगे तो बात वही आएगी ना। हाँ, बात वही आएगी। आई कैप के साथ देन 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 आई कैप। तो अब बात यह है कि भाई यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाए? तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू कंप्लीट वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। कंप्लीट वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दोगे तो क्या कहलाएगा? वो यूनिट वेक्टर। समझ में आया? ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना? तो एक बार और समझ लो, इसको और क्लियर करता हूं। देखो भाई, अभी अपन ने लिखा ए बी वेक्टर। अब क्या होता है बच्चों की, इनिशियल पॉइंट ए है, टर्मिनल पॉइंट बी है, मगर इतना बड़ा ए बी वेक्टर लिखने में मजा नहीं आता है। लोग थक जाते हैं, थक के चूर चूर हो जाते हैं, आलस आती है, नींद आ जाती है। तो इनको शॉर्ट में हम लोग लिख लेते हैं ए वेक्टर। क्या लिखते हैं? ए वेक्टर। अब इतने बार लिखना है तो अपन ने शॉर्ट में लिख लिया ए वेक्टर, कुछ नाम दे दिया अपन ने, ले भैया ए वेक्टर है ये। अगर ये कंप्लीट वेक्टर ए वेक्टर है तो इसका कोई ना कोई तो नन्हा कदम होगा छोटा सा यूनिट वेक्टर का, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? इसकी डायरेक्शन में ए कैप। क्या बोलेंगे? ए कैप। अब फिर से सुनना, अगर मैं ए कैप का मल्टीप्लाई, ए कैप इज ए वेक्टर, ए कैप को अगर मैं मॉड ए गुना कर दूं, मॉड ए गुना, तो ये मेरे को क्या जनरेट करके देगा? वेक्टर ए देगा कि नहीं देगा? तो भैया ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन कितना? मॉड ए। चलो नोट कर लो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यही दिखेगा आपको। तो ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू गिवन वेक्टर ए अपॉन उसका मैग्नीट्यूड मॉड ए। बोलो भाई, सवाल करो। क्या सवाल है भाई? जय पूछो। तो किसी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होता है उसको बोलते हैं ए कैप। तो आपको कोई वेक्टर अगर दिया गया है तो उसका यूनिट वेक्टर आप आराम से निकाल सकते हो, गिवन वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। हमेशा इसका मैग्नीट्यूड 1 ही निकलेगा। चलो अब एक सवाल हो जाए, तो मॉड ए का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या निकलेगा? 1 यूनिट। चलो एक सवाल हो जाए। सवाल ये है कि मुझे ये बताओ, अगर मैंने किसी वेक्टर का मॉड लिखा है, ए बी का मॉड लिखा है, तो जो आंसर आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? बिल्कुल गलत भैया, मैग्नीट्यूड है ये।
स्केलर है ओनली, दिस इज ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड भाई, ये स्केलर है। ऊपर सर पर वेक्टर जो लगा कहा नहीं, मैंने क्या कहा, मॉड लग गया ना। अगर अकेला आप ए बी लिखोगे तो भी ये स्केलर को ही रिप्रेजेंट करेगा, बट अगर आप ए बी वेक्टर लिखोगे तो ये बताएगा वेक्टर जो ए से लेके बी जा रहा है। याद रखिएगा ये स्केलर, मैग्नीट्यूड मतलब उसका मॉडुलस कह लो, मैग्नीट्यूड कह लो, समझ गए ना। मॉड कहना सही नहीं है, मैग्नीट्यूड कहो, क्योंकि मॉड से मैथ वाली फीलिंग आती है कि मॉड का मतलब माइनस ए लगाया और आंसर ए बाहर निकल के आ गया, वो मैथ वाला पार्ट है एक्चुअली, तो इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, समझ गए ना। ये एक्चुअली दिस इज मैग्नीट्यूड, ये मॉड नहीं है, बट बोल देते हैं क्योंकि सिंबल एक ही है, मॉड का सिंबल ये दो डंडे, तो इसलिए अपन इसको बोल देते हैं। सो दिस इज अ मैग्नीट्यूड, समझ गए जी। चलो अब बच्चों आते हैं अपन पोजीशन वेक्टर की तरफ। तो पोजीशन वेक्टर की तरफ जाने के पहले हमें 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम लोग को पढ़ने पड़ेंगे रेफरेंस यूनिट वेक्टर। रेफरेंस यूनिट वेक्टर समझ गए, डालिए हेडिंग रेफरेंस यूनिट वेक्टर, या इन्हीं को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट वेक्टर। बच्चों हमको पता है हम लोग अपनी सारी कैलकुलेशन अब बड़े हो गए हैं तो 3D में ही करेंगे, 1D 2D 3D, ठीक है ना। तो 3D जो आप जिस कमरे में बैठे हो बेस्ट एग्जांपल है 3D को समझने का। देखिए ये कोना पकड़ लीजिए आप, लास्ट वाला, अपने जो बैठे हैं जहां पे भी लेफ्ट वाला कॉर्नर पकड़ लो कमरे का, तो वो जो लेफ्ट वाला कॉर्नर है उसको बोल दो बेटा ओरिजिन। ओरिजिन का सिंबल कई शताब्दियों से 0 यूज हो रहा है ना, ओ। तो ओ के कोऑर्डिनेट मतलब हमारी यहां से जिंदगी शुरू हो रही है, अभी हम बिल्कुल नहीं चले, एक्स में भी 0, वाई में भी 0, जेड में भी 0, ठीक है जी बेटा। चलिए अब देखिए ये जो नीचे से जो एजेस निकल रही है दैट इज एक्स एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस। तो यहां से जान दो भैया ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। ये जो फिर एक सामने की तरफ एज निकल रही है आपके बाहर की तरफ, ये जो इधर की तरफ निकल रही है उसे आप या तो y मान लो या तो z मान लो। जनरली अपन इसको z मानते आ रहे हैं तो z मान लें, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा अपन ने y माना है, तो ये बाहर की तरफ आ रही है, इसको क्या मान लिया अपन ने, z। और ये जो ऊपर कोने में निकल रही है ये वाली एक्सिस, ये y एक्सिस है, ठीक है। ये 3 एक्सिस बन गए आपके, है ना, यस। ये देखिए क्लियर हो गया जी, ये z है। आप जिस प्लेन पे आपके पैर रखे हुए हैं वो कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन। कौन सा प्लेन, क्योंकि उसमें एक्स का कोऑर्डिनेट है और जेड का कोऑर्डिनेट है, जमीन पे है आपके पैर, तो एक्स का कोऑर्डिनेट है, जेड का कोऑर्डिनेट है। अब बढ़िया खूबसूरत दिखाई देगा इसको, ये मैंने ज्वाइन कर लिया। ये देखिए वो प्लेन है जिस पे आपके पैर रखे हुए हैं, यस और नो। ये वो प्लेन है एक्स वाई प्लेन जिस पे मेरी पेन चल रही है, क्योंकि इसमें 2 एजेस हैं, ये नीचे वाला एक्स है और ये ऊपर वाला वाई है, तो ये एक्स वाई प्लेन है जिस पे मेरी पेन चल रही है, समझ गए ना। और ये जो इधर वाली दीवार है जो, ये कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन, दिख गया है कि नहीं है, वाई जेड प्लेन। ये दीजिए, ठीक है ना, दिख गया जी। अब कार्टून दिख गया, एक फोल्ड दिख गया इस तरीके का, तो ये वाई जेड प्लेन है इधर वाला, ठीक ना। मैं जिस प्लेन पे लिख रहा हूँ एक्स वाई प्लेन है, और जो नीचे वाला जिस पे आप बैठे हैं वो कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है ना, एक्स जेड प्लेन है। अब बात करते हैं बच्चों, हम तो वेक्टर पढ़ रहे थे, वो अभी इसके आगे जाएंगे तो 3D शुरू हो जाएगी, बट 3D में अपन को नहीं जाना है, अपन फिजिक्स वाले हैं, अपन को वेक्टर पढ़ना। बेटा ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, O 0 0 0। बेटा ये माना गया है फिजिक्स में कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन का जो सबसे नन्हा वेक्टर है उसे फिक्स मान लिया गया भैया आई कैप। क्या माना गया है, आई कैप। जैसे अपन 10th में पढ़ते थे 1, 0 2, 0 3, 0, तो यहां पे जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर की फॉर्म में क्या आएगा, आई कैप। एक कदम और आगे चले जाओ 2 आई कैप, भैया 2 कदम चल गए, 3 कदम चल गए तो 3 आई कैप, 4 कदम चल गए तो 4 आई कैप। तो अगर x कदम चल गए तो कितना आ जाएगा, x आई कैप। तो अगर ये कोऑर्डिनेट है x, 0, 0, सर जी क्यों, क्योंकि x एक्सिस में x ही बस तो होगा, y भी 0 होगा, z भी 0 होगा। अरे भैया आप इस एज पे चल के देखो, ये वाली जो एज है x एक्सिस की, इस पे चल के देखो क्या ट्रेवल होगा, केवल x ही तो ट्रेवल होगा, y नहीं होगा क्योंकि बाहर नहीं आ रहे हो, z नहीं होगा क्योंकि ऊपर नहीं जा रहे हो। तो क्या पॉइंट बनेगा, x, 0, 0। तो जब भैया एक कदम का वेक्टर i है तो x कदम का क्या वेक्टर बनेगा, x आई कैप, नहीं बनेगा क्या। जब एक कदम का वेक्टर i कैप है तो x कदम का मतलब टोटल यहां से यहां तक का वेक्टर क्या बनेगा, x आई कैप। आ गया जी समझ में। चलिए अब y एक्सिस का एक कदम का वेक्टर कितना बनता है बेटा, j कैप।
कैसा बनता है? जे कैप। एक कदम का जे कैप बनता है। तो 2 कदम चलोगे तो ऊपर क्या बनेगा? 2 जे कैप। 3 कदम चलोगे तो ऊपर कितना बनेगा? 3 जे कैप। समझ में आ गया? 3 जे कैप। अच्छा, आप याद करो, जब यहां से चलते थे तो मैथ्स में पहुंचते थे 0,1 1 ही चलते थे, और जब यहां से चलते थे, मान लो ये 0.6 था, तो ऊपर चलते थे तो पहुंचते थे 6,1। तो अभी चलोगे तो कहां पर पहुंचोगे? x,1 x,2 x,3। मतलब यदि आप इधर पे y कदम चल रहे हो तो वही y की शिफ्टिंग तो यहां होगी कि नहीं होगी? तो अगर यहां x कदम आ गए तो xi कैप। अब y कदम यहां से यदि आप ऊपर चल जाते हो, तो यदि आप y कदम ऊपर पहुंच करके यहां पर पहुंच गए तो ये वेक्टर क्या बनेगा? वाई जे कैप। भाई 1 कदम का जे कैप, 2 कदम का 2 जे कैप, तो y कदम का कितने जे कैप? वाई जे कैप। आ गया जी समझ में? कोई दिक्कत? अब हम कहां पहुंच चुके हैं? हम इस बोर्ड के इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। समझ गए? इस बोर्ड के इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। इस पॉइंट का नाम P दे दो। मैथ्स की भाषा में बात किया जाए तो ये पॉइंट क्या होगा? x, y होगा कि नहीं होगा? मैथ्स की भाषा में बात किया जाए तो एक का पॉइंट क्या होगा? x, y। अब आइए अपन वेक्टर की भाषा में बात करते हैं। तो हमारा घर कहां था? ये था ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की पोजीशन को दिखाने वाले वेक्टर को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। तो आइए, पहली बार आपके सामने तैयार होके आ रहा है पोजीशन वेक्टर। सो दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ओपी। ओपी का पोजीशन वेक्टर, पी का पोजीशन वेक्टर क्या कहलाएगा? ओपी। सो व्हाट इज ओपी? ओपी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? द वेक्टर विच डिनोट्स द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। आकाशमान में, स्पेस में, कहीं भी ब्रह्मांड में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताने वाला वेक्टर। भैया पोजीशन बतानी तो कुछ तो रेफरेंस लोगे, किसके रिस्पेक्ट में बताओगे? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। आपसे पूछूंगा क्यों, कहां है तुम्हारा, कितनी दूर है तुम्हारा घर, क्या बोलोगे? 1.5 लाख किलोमीटर। भाई बृहस्पति ग्रह से तो आए नहीं हो, चांद वांद से तो आए नहीं है, यहीं से बताओगे कि सर इस पोजीशन से। तो आप अपना रेफरेंस क्या सेट करोगे? यही जगह बोलोगे सर यहां से 2 किलोमीटर दूर है। तो फिजिक्स में कोई भी बात करने के लिए रेफरेंस बताना पड़ता है ना? रेफरेंस बताना पड़ता है। कहाँ रहते हो? भाई यहीं पर रहते हैं, 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2.25 करोड़ किलोमीटर से तो नेपच्यून से तो आए नहीं है अपन, है ना? इसलिए तो अपन को रेफरेंस। तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम यदि किसी वेक्टर, किसी पॉइंट को पोजिशनाइज्ड करते हैं तो वो जो वेक्टर बनता है दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। आया समझ में? अब देखो क्या बनेगा वेक्टर? ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर जाने के लिए ट्रायंगल लॉ। अब आ गया ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ कहता है कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल बन रहा है जिसमें 2 वेक्टर लगातार 2 साइड्स ट्रायंगल की एडजेसेंट वेक्टर, एडजेसेंट साइड्स जो हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हूं, तो देखो पहली साइड एक वेक्टर को बना रही है, दूसरी साइड भी एक वेक्टर को बना रही है। तो जो तीसरी साइड होगी वो उन दोनों वेक्टर का क्या होगी? सम। तो बेटा ओपी वेक्टर इक्वल टू XI कैप प्लस YJ कैप। आ गया समझ में? ओपी वेक्टर इक्वल टू XI कैप प्लस YJ कैप। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ठीक है ना? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P XI कैप प्लस YJ कैप। अब भैया अभी तो 2D में थे, अब बाहर आ जाओ। X कदम, Y कदम, बाहर आ गए हवा में Z कदम। कितने कदम आ गए? Z कदम। तो XI कैप प्लस YJ कैप और Z कदम बाहर आ चुके हैं। अब बाहर मैं बना नहीं सकता हूं। 3 इडियट वाले अंकल के पास है वो वाला पेन, तो जो स्पेस में काम करता है ना? यस, ठीक है ना? जिस पे क्वेश्चन पूछा था सर हम लोग पेंसिल क्यों नहीं लेके चले गए, इंक अगर नहीं चलेगी तो ये K कैप जो है अगर बाहर की तरफ ले लो इसको, तो अगर 1 कदम आओगे तो 1K कैप, 2 कदम आओगे तो 2K कैप, 3 कदम आओगे तो 3K कैप। तो ऐसे मान लो आप Z कदम बाहर आ गए तो कितना हो जाएगा? ZK कैप। तो बेटा 3D जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कोई भी वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया रहेगा XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। सो ये है बच्चों कंप्लीट पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इन द स्पेस। तो यहाँ पे 2D में दिखाया तो XY, बट अब 3D पढ़ रहे हैं तो क्या दिखाना पड़ेगा? पॉइंट XYZ। अब वो पॉइंट हवा में है, समझ गए ना? तो XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। क्लियर हो गया? समझ में आ गया?
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इसको इन शॉर्ट कैसे डिनोट करते हैं जय? ओपी वेक्टर है बेटा, इन शॉर्ट इसको डिनोट करते हैं आर वेक्टर से। किससे डिनोट करते हैं? आर वेक्टर से। तो आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आर वेक्टर है। ठीक है, अब इसके मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब ये जो वेक्टर आया है इसके अंदर दम कितना है। मैग्नीट्यूड मतलब दम कितना है। अगर ये लेंथ थी, ये लेंथ थी, ये लेंथ था जेड वाला, तो ये भी लेंथ होगा। अगर ये फोर्स था, ये फोर्स था, जेड वाला भी फोर्स था, तो ये भी फोर्स ही देगा। समझ गए ना? बहुत सारे बच्चे ये लेंथ ही मानते हैं हमेशा। वो फीलिंग मेरे अंदर भी आती थी, क्योंकि निकालने का तरीका लेंथ पर ही चलता है एक्चुअली। तो अगर ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है और जेड वाली भी वेलोसिटी, तो ये भी क्या निकलेगी? वेलोसिटी। ये सब पे अप्लाई होता है बेटा, क्योंकि अपन क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई एक के लिए नहीं। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। चलिए विचार करते हैं केवल पहले टू वाले पार्ट पे, एक्स आई कैप प्लस जेड वाई जे कैप पे। तो अगर ये एक्स आई कैप है तो इसका मैग्नीट्यूड कितने यूनिट है? एक्स यूनिट है कि नहीं है? मैग्नीट्यूड कितने यूनिट है? एक्स। आई कैप तो डायरेक्शन है भैया, आई कैप डायरेक्शन है, एक्स यूनिट चला आपने। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? वाई। पाइथागोरस थ्योरम जिंदाबाद भैया। ये कितना होता था? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो हाँ। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब ध्यान से देखना, ये यहां तक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके आगे आप बाहर की तरफ यहां तक जेड चल चुके हो। देखो यहां तक दिख रहा है, यहां तक मान लो, पेन की टिप तक जेड मान लो। बोलो हाँ। अब पेन की टिप तक जेड मान लो। अब फाइनल वेक्टर रिसीव करने के लिए आप क्या करोगे? इस पेन की टिप को ओरिजिन से मिलाओगे। मिलाओगे कि नहीं मिलाओगे? नहीं समझ में आया तो थोड़ा और आगे लेके जाओ। ये लो, अब यहां तक आ गए। अब इस पेन की टिप को, क्योंकि आपको एक्स वाई वाला तो 2D में था ना, आपको चाहिए 3D वाला, तो आप इस पेन की टिप को यहां से लेके ओरिजिन से मिलाओगे। बोलो यस। यहां कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेस परपेंडिकुलर क्या है? यह है था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या है? जेड है। ये क्या है? और ये है हाइपोटेनस। तो यही तो चाहिए है, यही तो चाहिए है ना बेटा, ओ से लेके लास्ट तक का, यही तो चाहिए है अपन को। तो ये बन गया बेस, और ये बन गया परपेंडिकुलर, और ये क्या बन गया? अपना हाइपोटेनस। तो चलो फिर से थ्योरम लगेगी, आर का मॉड फाइनल इक्वल टू, देखो बेस कितना था? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था कि नहीं था? तो पाइथागोरस थ्योरम में तो स्क्वायर करके आता है, और वो जो जेड चल के आए हुए बाहर की तरफ, उसका क्या होगा? स्क्वायर। तो बोलो आंसर क्या हुआ? मॉड आर वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, समझ में आया? नोट कर लीजिए। तो अगर कोई वेक्टर आपके पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप 3D में है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नोट करो फटाफट। ठीक है जी। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अंडर रूट, बस इतना ही काम का है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है ना? ये अपने पास आ गया भैया मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड आ गया, फाइनल मैग्नीट्यूड। डन। कोई दिक्कत इसमें? चलो अब इसके एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, बढ़िया बढ़िया है ना। इसके एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए, हमारी फिजिक्स में जो डायरेक्शन सेंस चलता है वो क्या चलता है बच्चों? पहले वो बना लो बेटा। ये है, ये है, ये है, ये है। हमारे दाएं तरफ को फिजिक्स में हम ईस्ट मानते हैं, ऊपर की तरफ क्या मानते हैं? नॉर्थ। मतलब ऊपर नहीं, सामने, ये सामने है आपका, है ना। अगर ये ईस्ट है तो ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पे कौन होता है? नॉर्थ। इधर कौन होगा बच्चों? वेस्ट। और ये नॉर्थ है तो यहाँ क्या होगा? साउथ। मतलब ईस्ट की डायरेक्शन को क्या मान लेंगे अपन लोग? आई कैप। क्या मान लेंगे? एक्स एक्सिस में है ना, ईस्ट की डायरेक्शन को क्या मान लेंगे? आई कैप। और ये नॉर्थ की डायरेक्शन को क्या मान लेंगे अपन? जे कैप। भैया हम लोग कैसे चल सकते हैं? या तो दाएं बाएं, या तो आमने आगे पीछे। हमारे लिए ये डायरेक्शन थोड़ा ना खुली हुई है सामान्य आदमी के लिए।
और जाओगे भी तो लौट करके तो वापस ही आओगे ना, उड़ के भी आओगे तो नीचे तो आओगे। तो मेन हमारा काम किस में होता है, ईस्ट वेस्ट में और नॉर्थ साउथ में। हम लोग 2D में चलते हैं क्योंकि हमारे पैर प्लेन पे चलते हैं ना, और प्लेन क्या है, 2D है। प्लेन 2 डायमेंशन हमारा जो रेफरेंस प्लेन है। चलो अब समझाता हूँ एग्जाम्पल से। लिखो क्वेश्चन, लिखो लिखो a boy moving 2 unit in east direction, then he turns left and move 4 unit, then he turns left and move 4 unit, ठीक है ना। then he turns right and move 6 unit, then again he turns right, again he turns right, again he turns right and move 8 unit, 8 unit, ठीक है ना। then move 2 units upward, then move 2 units upward। अब उसके बाद 2 यूनिट अपवर्ड चलता है, 2 यूनिट्स अपवर्ड, फाइंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट and magnitude and its magnitude ठीक है ना, कॉमा डिस्टेंस and the resultant direction या आप मैंने एंड द डायरेक्शन, तो ठीक है ना, मैंने डायरेक्शन भी पूछी है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं। देखो भैया ये वो क्वेश्चन है, एक बंदा है वो चलता है ईस्ट डायरेक्शन में 2 कदम। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले सबसे पहले तो भैया डिस्टेंस निकाल लो, सबसे घटिया काम डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ पाथ, कितना चला उसकी दूरी, 2 4 6 6 4 6 6 12 12 के बाद 8 20 और बीट के बाद 2 ऊपर भी चला है 22 है ना, 2 की कैप ऊपर की तरफ भागा है 22। तो डिस्टेंस इक्वल टू 22 यूनिट। हाउ, खत्म डिस्टेंस का काम खत्म। अब आइए भैया डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, हम आपको डिस्प्लेसमेंट बताते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट। देखना तो यहां पर टोटल पहुंचेगा, तो मैंने क्या करा था पिछले क्वेश्चन में, सारे कंपोनेंट ऐड ही तो किए थे, अपने आप ऐड करते जाओ, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। चलिए भैया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपने आप आएगा इक्वल टू 2i कैप। क्यों सर, क्योंकि ईस्ट की डायरेक्शन में क्या होता है बेटा, i कैप। फिर कैसा मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा कि राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा है, समझ गया ना। राइट मुड़े तो क्लॉकवाइज, लेफ्ट मुड़े तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये लेफ्ट मुड़ गया, यहां से देखो ऐसे जा रहा था, लेफ्ट यही होगा, लेफ्ट मुड़ गया 4j कैप, मतलब लेफ्ट जैसे मुड़ा था मतलब कहां भाग रहा, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ भागा ना, लेफ्ट मुड़ रहा मतलब नॉर्थ की तरफ वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में कितना चल गया बेटा 4, तो 2i कैप प्लस कितना 4j कैप। आया समझ में ना। अब इसके बाद फिर राइट मुड़ा,
फिर राइट मुड़ा, समझ गया ना। देखो पहले ईस्ट जा रहा था, ये गया ईस्ट, फिर चला गया नॉर्थ, मुड़ गया, ये नॉर्थ मुड़ गया, बोलो हाँ। और फिर राइट मुड़ गया, राइट मेरा दाहिना हाथ ये है ना, तो इस तरफ मुड़ गया मैं राइट। तो कितना चल गया बेटा, 6, बोलो +6 आई कैप मुड़ गया, +6 आई कैप। फिर क्या मुड़ता है, राइट, मतलब ये क्या है, ये साउथ है, -j कैप, कितने कदम चला, -8 j कैप, बोलो हाँ। साउथ मुड़ गया, क्लियर हो गया ना, -8 j कैप। अब इसके बाद 2 यूनिट ऊपर चढ़ रहा नसेनी से, 1 2, नसेनी लगी होगी, हमें क्या करना है ना। 2 यूनिट ऊपर चढ़ गया, तो 2 यूनिट ऊपर की तरफ क्या होता, +k कैप, ऊपर जा रहा ना, तो +k कैप, +2 k कैप, सॉरी +2 k कैप। आया भैया समझ में, ये आ गया, ठीक है, +2 k कैप, मतलब ये पॉइंट है, यहाँ पे पहुंच चुका है। चलो भैया, तो S वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप और 6i कैप कितना हो गया जी, 8i कैप, बोलो यस, 8i कैप है ना जी। 4j कैप और -8k कैप, -4j कैप, ठीक है ना, 4j कैप -8j कैप और प्लस कितना, 2k कैप। देखो बेटा ये बन गया इसका वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, नोट कर लो, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है ना। अच्छा ये मैंने डॉट डॉट बनाया, मतलब ये हवा में है, ये वाला पार्ट है ना, ये हवा में है, ऐसा जुड़ेगा, ऐसा उधर की तरफ, बाहर की तरफ, तो इसका जो डायरेक्शन जाएगा वो ऐसा जाएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अब बोले इसका मैग्नीट्यूड कितना है, यहां से लेके यहां तक की शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस बनेगी, हला डिस्प्लेसमेंट ही चल रहा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा, कैसे बनेगा, बस सिंपल मैग्नीट्यूड, एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √ क्या पढ़ाया, a² + b² + c², x² + y² + z²। अभी तो पढ़ाया xi के + yj के + z के, यार इसके कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर 64 और -4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर कितना, 4, बोलो हाँ। 16 पंचे 80 और 4 84, √84 यूनिट, नोट करो भैया, डन, आ गया जी समझ में। डन, चलो लिखो, इन ए गिवन ब्लॉक, in a given block of mass 5 kilogram, in a given block of mass 5 kilogram, 5 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, पर्सन ए हिट्स इट, पर्सन ए हिट्स इट with a force of 12 Newton, due east, at the same time person B hitted it with a force of 5 Newton due north. Find the magnitude of resultant force. Find the magnitude of resultant force. पहला क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स,
ठीक ना। रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करो। सेकेंड, रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर, रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर, रिजल्टेंट फोर्स का वेक्टर भी फाइंड करो। ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम बोथ द वेक्टर्स, फ्रॉम बोथ द वेक्टर्स, फ्रॉम बोथ द वेक्टर्स। चलो ये क्वेश्चन है। चलिए आइए देखिए बच्चों, हाँ लास्ट पॉइंट, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। कितने जोर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जब बोरे में दोनों घूसा लगेगा, तो घूसे से ये जो ब्लॉक है ये उछटेगा, उछलेगा देसी भाषा में, तो कितनी एक्सेलरेट होकर के ये उछलेगा। हाँ क्योंकि मैंने मास दे दिया ना, तो एक्सेलरेशन पूछना बनता है ना। चलो बच्चों, फोर्स है ये देखो, देखो बच्चों ये एक ब्लॉक है 5 किलोग्राम का, 5 का 10 का जो लेना ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 किलोग्राम का ब्लॉक है। ए ने आया घूसा मारा इस तरफ, 12 न्यूटन का जोरदार घूसा मारा इसने, मारा इसने। बी आया, इसने घूसा मारा 5 न्यूटन का। 5 किलोग्राम ब्लॉक का मास है, ऊपर लिख लो m = 5 kg, और इसने भी 5 न्यूटन का घूसा मारा। ओके, 12 न्यूटन का। ये मैंने मैग्नीट्यूड दिया है, बट अच्छी बात है मैंने डायरेक्शन भी बता करके दे दी आपको। तो बच्चों मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो FA वेक्टर = 12I कैप लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? न्यूटन लगा दो, हाँ या ना। अरे बेटा एक्स एक्सिस में मारा ना, ड्यू ईस्ट मारा ना, ईस्ट क्या होता है? I कैप। अरे क्वेश्चन में लिखा है यार, व्हाट हैपेंड विद यू। देखो ड्यू ईस्ट नहीं लिखा क्या? हाँ हमेशा आई कैप ले लो भाई, वो रेफरेंस चलता है, ईस्ट इस तरफ होता है ना एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो आप कॉपी में अपने रेफरेंस बदलते रहो, तो फिर बताओ कॉपी वाले को ये बना के बार बार, भाई आपकी बुक में ये रेफरेंस चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है ये रेफरेंस, तो फिर आप एक नया रेफरेंस ले रहे हो तो पलटो और फिर उसको कॉपी में बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो कहेंगे हम कैसे पता हमारा नया रेफरेंस तुमने बदल दिया, है ना। आप कह दो कि मेरा नॉर्थ इस तरफ है, तो पलट दो पूरे डायग्राम को, ऐसा है। 12 न्यूटन, समझ गए? अब चलो दूसरा घूसा पड़ गया FB = कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन का। किस तरफ लगा है? ड्यू नॉर्थ। ड्यू नॉर्थ, डायरेक्शन क्या लगाऊं बोलो, J कैप की K कैप? गलत भैया, नॉर्थ में साफ लिख रहा J कैप। देखो K कैप तो बेटा बाहर आएगा ना, उसके लिए तो उसको ब्लॉक को पीछे से जाके मारना पड़ेगा घूसा सामने की तरफ, समझ गया ना। अभी तो उसने वो सुपरमैन पंच मारा ऊपर वाला, है ना ये। तो 5J कैप न्यूटन, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब अपन को बोल रहा है बताओ इसमें दोनों का घूसा रिजल्टेंट कितना लगा होगा, जोड़ दो 12 और 5 17, यही आंसर है सही, यही होगा 17 न्यूटन। भैया वेक्टर अलजेब्रा है, ऐसे नहीं जुड़ता, 17 का घूसा नहीं लगा होगा। चलो निकालते हैं अपन अच्छे से। ये 12 न्यूटन का, पहले इस डायग्राम में एक गलती है, बताओ डायग्राम में गलती क्या है? नहीं वो तो बनेगा अभी बाद में, अभी तो क्वेश्चन का डायग्राम है। क्वेश्चन के डायग्राम में ही मैंने कुछ गलती करी है, बताओ क्या गलती है? मैंने कुछ बनाने में गलती करी है, बताओ क्या गलती है? वेक्टर साइड आएंगे। नहीं बिल्कुल सही लगे हैं वेक्टर, ये इधर की डायरेक्शन में है, एक ऊपर की डायरेक्शन में है, क्या दिक्कत है बताओ मेरे भाई? ये बता, मैंने बताया भी था ये कितने, इसका मैग्नीट्यूड कितना है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? देखो मैंने 12 से बड़ा 5 है, लगभग बराबर बना रखा है 5। जब मैग्नीट्यूड छोटा है तो वेक्टर की दम छोटी है, तो छोटा वेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो पहली चीज डायग्राम में इतना कोई ध्यान नहीं देता, ना कोई पूछता है, मगर अब भैया फिजिक्स के टीचर हैं तो थोड़ी सही सही बात बताएं, है ना। पता तो रहे, भले ना बनाओ आप लोग, है ना। हम लोग भी कौन सा बनाते हैं, बाद में मैं भी नहीं बनाऊंगा, मगर याद रहे आपको, पता तो रहे। FB 5 न्यूटन का, ये देखो भाई छोटा सा फोर्स 5 न्यूटन का, ये ऊपर की तरफ लग रहा, मैं FB नाम लिख देता हूँ, चलो अच्छी बात है। ठीक है जी बच्चों, FB 5 न्यूटन का लग रहा है इधर की तरफ। अब आपको बोला गया है कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालो। जब दोनों घूसे लगेंगे तो इसका रिजल्ट निकलेगा, उसका नाम मान लो FR। अब खुद से सोच लो, कोई फिजिक्स की जरूरत भी नहीं है, एक घूसा इधर लग रहा है, एक घूसा इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट यहीं कहीं पर बीच बीच में निकलेगा,
है ना। तो अगर आपने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ लिया है तो पैरेललोग्राम लॉ बोलता है कि अगर दो वेक्टर यदि लग रहे हैं, एक दूसरे से एडजेसेंट वेक्टर हैं, तो उनसे मिलने वाला पैरेललोग्राम बनाओ। ये बना दिया पैरेललोग्राम। सर ये तो रेक्टेंगल बना दिया आपने। तो भैया मेरे रेक्टेंगल भी तो एक पैरेललोग्राम का टाइप ही है। अब 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं तो रेक्टेंगल ही बनेगा, और 90 डिग्री पर एक्ट ना करते, किसी दूसरे एंगल पे एक्ट करते, तो हम पैरेललोग्राम भी बना लेते। बोलो यस और नो। चलो, है ना, पैरेललोग्राम बनाओ और फिर इसके बाद इसका रिजल्टेंट दोनों के बीच से दिया जाता है, तो मतलब ये इसका रिजल्टेंट निकलेगा। बोलो यस और नो। ये पैरेललोग्राम लॉ बोलता है। अभी तो मैंने अपने तरीके से आपको बताता हूं, भूल जाओ पैरेललोग्राम लॉ को। ये देखो 2-3 तरीके बताऊंगा, पूरा वेक्टर क्लियर एकदम। सो एफ आर रिजल्टेंट में 2 वेक्टर लगे, तो रिजल्टेंट वेक्टर, जैसे वहां पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट सारे इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का सम होता था, ऐसे यहां सबका सम कर दो, तो आंसर कितना 12i कैप प्लस कितना 5j कैप। हवा में तो कोई घूसा आया नहीं है, तो बस 2 ही वेक्टर हैं, तो 2 वेक्टर आ गया। तो ये है आपका बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर 5i कैप प्लस 12i कैप प्लस 5j कैप आ गया जी। ये है रिजल्टेंट वेक्टर। आपसे बोले सर रिजल्टेंट वेक्टर की दम कितनी है, जो सामने वाले को महसूस होगा झटका, वो कितने का होगा? तो देखो भैया एफ आर का मॉड निकाल लो, वही तो है दम रिजल्टेंट। तो आंसर √x का स्क्वायर यानी कोफिशिएंट का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। बोलो बेटा 144 प्लस 25 √169 मतलब कितने न्यूटन? 30 न्यूटन। तो जो मजा आएगा सामने वाले को 30 न्यूटन का होगा, ना 12 का ना 5 का, कितने का? 13 का। सामने वाले पे जो इंपैक्ट लगेगा वो 13 का लगेगा। समझ में आया? हाँ, 13 न्यूटन का फोर्स लग गया। ठीक है, ये 13 न्यूटन का इस सामने वाले पे फोर्स लगेगा। यस, तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है ना, 13 न्यूटन हो गया। अब बोला गया है, एक और चीज बोली गई है कि निकलने वाले वेक्टर का रिजल्टेंट एंगल बताइए दोनों वेक्टर के साथ, कि कितना उठा हुआ होगा, इससे कैसा जाएगा। चलो अब एक तरीका में मैं इसको और बताता हूं। अभी मैंने आपको बताया था, एक बात कही थी मैंने, क्या वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है। आइए देखिएगा, ये तो एक तरीका है बच्चों इस क्वेश्चन को करने का, सबसे सरल तरीका, कि वेक्टर के कंपोनेंट पता है तो राजा तो हम ही हैं, निपटा देंगे क्वेश्चन को सीधे, कंपोनेंट धर के जोड़ दो, आंसर आ गया। चलो अब देखो, अब जो मैंने दूसरी मेथड आपको पढ़ाई, एक वेक्टर 12 न्यूटन का, बोलो यस। मैंने कहा था अगर वेक्टर जो है उनको पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है। बेटा पैरेलल शिफ्ट करो, हो गया पैरेलल शिफ्ट। अब जहां पे ये खत्म हो रहा है दूसरा यहां पे शुरू कर दो, 5 न्यूटन का, बोलो हाँ, बन गया। ये 12 खत्म, 5 मतलब एक खत्म हुआ दूसरा शुरू हो जाए। ये तो क्या थी डेफिनेशन ट्रायंगल लॉ की? इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट 2 सक्सेसिव साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, अगर कोई 2 लगातार वेक्टर किसी ट्रायंगल की 2 साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सर ट्रायंगल कहां है? बेटा 2 साइड है ना, ये बना ट्रायंगल, देखो। तो अब ये ट्रायंगल बनने के बाद देखो, क्या 12 और 5 ट्रायंगल की 2 लगातार साइड को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो ट्रायंगल लॉ बोलता है कि जो तीसरी साइड होती है वो उन दोनों का क्या होती है? रिजल्टेंट होती है, सम होती है। तो तीसरी साइड ये जाएगी, वो इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगी। क्लियर हो गया? तीसरी साइड इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगी। अब इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लेंथ निकालनी है, तो इसको इस लेंथ को मानो 12, इस लेंथ को मानो 5, तो क्या दिख रहा है? ये √169 13 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसमें इसकी भी कोई जरूरत नहीं पड़ी, सीधे अपन ने ट्रायंगल लॉ लगा करके देख लिया कि ये 13 है। बोलो हाँ, आ गया समझ में? अब ये हो गया ट्रायंगल लॉ से, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों मेरे? यहाँ हो गया 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 मतलब √169 मतलब कितना बेटा? 13 आ गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? 13 हो गया। एक बात, तो ये 13 न्यूटन इससे आ गया ट्रायंगल लॉ से। अब इसी पे पैरेललोग्राम लॉ की बात कर लेता हूं मैं। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर 2 एडजेसेंट वेक्टर, एडजेसेंट मतलब कैसे भी एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होने वाले एडजेसेंट वेक्टर हैं, तो सबसे पहले पैरेललोग्राम बना दो। क्या बनाओ? मतलब इसके पैरेलल इसको शिफ्ट करो, इसके पैरेलल इसको शिफ्ट करो, कर दो शिफ्ट, डॉट 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 डॉट, जय नींद आ रही, गलत बात यार। और इसके पैरेलल इसको शिफ्ट करो, शिफ्ट कर दिया, मतलब एक मार्जिन्स ले लिया अपन ने। इसके पैरेलल पैरेललोग्राम बनाने में कोई बुराई नहीं है, कोई टैक्स नहीं लगता। ये पैरेललोग्राम आपने बना दिया, ये इतना है, ये इतना है। तो पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि जो दोनों के
कट पॉइंट से, दोनों वेक्टर के कट पॉइंट से जाने वाला डायगोनल होगा, वो मैग्नीट्यूड बताएगा। ये गया, लो अब बता दो मैग्नीट्यूड। वेरी सिंपल। अरे भाई मेरे ये 12 है, हाँ है, बिल्कुल 12 न्यूटन है। अगर ये 5 था मेरे बच्चों तो ये भी कितना होगा? ले देखे फिर से लग गई पाइथागोरस थ्योरम। बोलो हाँ, लग गई पाइथागोरस थ्योरम। तो ये कितना आएगा? 5 ही आएगा सॉल्व करने पर। कितना, सॉरी 13 आएगा। नहीं लगी पाइथागोरस थ्योरम। अरे ये 12 है, ये 5 है, तो ये रिजल्टेंट कितना आएगा? 13 न्यूटन। बोलो हाँ। अब अपन को पता करना है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर गया है ये इस वाले से कितने एंगल पे उठा हुआ है। तो मान लिया थीटा। रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है। रिजल्टेंट वेक्टर की क्या बतानी है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन एंगल ही में तो दे पाओगे, एंगल में ही तो दे पाओगे। कितने डिग्री लग रहा? 45। भाई ये 90 है, क्या लग रहा है? 45 है। ये देख के ना, देखने में लग रहा है, कभी नहीं मानो देखने पे। 45 तभी होगा जब ये भी 12 होता और ये भी 12 होता। अभी इसका पल्ला भारी है तो फोर्स का जो झुकाव होगा वो 12 वाले की तरफ होगा। समझ में आया ना? मतलब इस तरफ फोर्स लगा है 12 का, इस तरफ लगा है 5 का। समझ गए ना? तो जो फोर्स का झुकाव होगा वो 12 की तरफ हैवी होगा। तो कैसे निकालोगे डायरेक्शन इसका? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 5/12। तो आंसर थीटा इक्वल टू tan उधर जाएगा, क्या बन जाएगा? tan इनवर्स 5/12। अब इसका एंगल भैया, इसके लिए आपको फिर लॉग टेबल से करना पड़ेगा, इतना ही छोड़ना पड़ेगा। इसका एंगल मुझे नहीं पता और निकालना है तो फिर कैलकुलेटर में निकाल लो। tan इनवर्स 5/12 कैलकुलेटर में निकल के आ जाएगा। समझ गए? tan 45 1 होता है, 5/12 बेटा 15 डिग्री के आसपास आएगा, मतलब 45 डिग्री से कम ही होगा। हाँ बेटा बस, ठीक है ना? क्लियर हो गया? tan इनवर्स 5/12। तो बेटा मैंने पैरेललोग्राम लॉ भी कराया आपको, पैरेललोग्राम लॉ भी करा दिया। क्लियर हो गया ना? पैरेललोग्राम लॉ हो गया, ट्रायंगल लॉ भी हो गया। अब ये ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ के आपको सारे क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट हो गई, डिस्टेंस हो गई, ठीक है ना? एक सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट हो गई, डिस्टेंस हो गई। अक्षत चेयर निकाल लो बेटा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हो गई, पैरेललोग्राम लॉ हो गया। अब दूसरा पढ़ते हैं बच्चों, आगे लिखो पोजीशन वेक्टर हो गए। अब लिखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लिखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अभी तक पोजीशन वेक्टर पढ़ाया, अब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक अपन खिसकने वाले हैं। वही 3 डायमेंशनल एक्सेस, एक्स एक्सेस। हाँ जब भी अपन मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, हाँ, तो सिर्फ दो उसका सम कर देंगे बस। √a² b² c², बस, ठीक है ना? √a² b² c², प्रोवाइडेड जो आपको वेक्टर दिया गया वो कंपोनेंट फॉर्म में हो। वही xi कैप, yj कैप, zk कैप, इसको कंपोनेंट फॉर्म में कहते हैं। चलो देखो बेटा, रिजल्टेंट के लिए सर वो रिजल्टेंट, कोई रिजल्टेंट वेक्टर अलग है। दो बातें हैं, रिजल्टेंट वेक्टर एंड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आपका आंसर निकला था अभी, क्या निकला था? 12i कैप प्लस 5j कैप, ये रिजल्टेंट वेक्टर था। और इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकला था वो निकला था √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट इज 13। वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब दोनों चीजें, मैग्नीट्यूड भी, दम भी और डायरेक्शन भी। समझ गए ना? दोनों पार्ट। और अगर रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, मतलब जो फाइनल घूंसा लगा उसका दम कितना है। समझे आया नहीं आया? क्लियर हो गया? चलो अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यह है वेक्टर पोजीशन, पहला वेक्टर। आप यहां पे बैठे हुए थे ए पॉइंट पे, x1 y1 z1। मन हुआ खसक करके भागे आए, बी पे आ गए, है ना? दूसरा पोजीशन क्या होगा? वो तो होगा नहीं, दूसरा चेंज हो जाएगा, x2 y2 z2। समझ गए? एक मक्खी उड़ के यहां से यहां आ गई। चलो पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में ली जाती है? ओ के रिस्पेक्ट में। देखना बेटा, ओ से लेकर के ए के रिस्पेक्ट पर पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? ओ ए। क्या बनेगा? ओ ए। अब पूछना नहीं कोई कि सर ये कैसे हुआ, बता चुका हूं। ओ ए क्या बनेगा? x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। अभी तो पढ़ाया था। एक्स वाई जेड का पोजीशन वेक्टर क्या बनता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप।
तो इसका क्या बनेगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। चल करके यहाँ आ गए तो पोजीशन वेक्टर ओ बी वेक्टर क्या बन गया, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। हाँ या ना, बन गया 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 बन गया। ओ बी मार्जिन दिखा दिया कि देख लो ये ओ ए है और ये है ओ बी। ओके सर ये क्यों नहीं बनाया, वही तो पता करना है, इसलिए नहीं बनाया। अब आ जाओ लगाओ इसके अंदर ट्रायंगल लॉ। क्या ये ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ट्रायंगल लॉ कहता है कि दो ट्रायंगल साइड्स का सम, ट्रायंगल में आने वाले दो वेक्टर का सम तीसरे के इक्वल होता है, और दो लगातार वालों का, दो लगातार वालों का। पकड़ो लगातार वाले कौन से हैं, एक है ओ ए और एक है ए बी। यस और नो? देखो चोंच देखो, ओ से लेके ए की चोंच ऐसी गई है और ये ऐसी गई है, यानी कि ओ ए प्लस ए बी क्या जनरेट करेंगे, ओ बी। हाँ तीसरी साइड क्या बनेगी, रिजल्ट बनेगी। हमें तो चाहिए है ए बी, तो ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। बोलो बस हाँ या ना, ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। रख दो भैया ओ बी की वैल्यू। ओ बी क्या है, x2 i कैप y2 की जे कैप z2 k कैप। ओ ए क्या है, x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप, और बीच में माइनस लगा है, ध्यान से बताना हाँ बोलना आएगा कि नहीं आएगा। x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। बोलो आएगा कि नहीं आएगा भैया। फाइनल माइनस इनिशियल, तो x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप z2 माइनस z1 k कैप बन गया। मतलब ये जो वेक्टर बन के आएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी वेक्टर क्या निकलेगा, x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। ये बन गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है जी? चलो अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो तो ये आपको आपके अच्छे दिन की याद दिलाएगा। ए बी वेक्टर का मॉड इक्वल टू अंडर रूट इसका स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। आ गए, याद आ गए अच्छे दिन। अच्छे दिन कौन से थे, पिछले साल वाले है ना। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और प्लस 3D में z2 माइनस z1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये बन गया आपका इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डन? कोई दिक्कत? तो ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये कहलाता है जी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, नोट कर लो। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, हो गया। ठीक है ना। आपको कोई भी दो पॉइंट दिए गए हैं, सीधे फॉर्मूला लगाओ, फाइनल माइनस इनिशियल, x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप z2 माइनस z1 k कैप। नोट कर लो, चलो नोट करो। देखो वो जो मैंने क्वेश्चन आपको करके बताया, मैंने उसमें ये कहा कि ट्रायंगल लॉ, जब कंपोनेंट फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया गया हो तो ना तो ट्रायंगल लॉ लगाओ ना तो पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, सीधे वो लगाओ, सीधे ऐड करने वाला। मैंने एक ही क्वेश्चन को तीन तरीके से करके बताया, ट्रायंगल लॉ से, ट्रायंगल लॉ में मैंने आपको क्या सिखाई, वेक्टर की शिफ्टिंग। क्या सिखाई? वेक्टर की शिफ्टिंग की। एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये था, मैंने पकड़ के कहा इसको इधर ले जाओ। जैसे इसको इधर ले गए तो इसका भी चोंच इधर की तरफ है, इसकी भी चोंच ऊपर की तरफ हो गई। तो अपना रूल फॉलो हो गया कि दो वेक्टर अगर एडजेसेंट हो, ट्रायंगल की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो तीसरा होता है वो उसका क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। इसको अपन पैरेललोग्राम नहीं बना सकते। इसको पैरेललोग्राम नहीं बना सकते हैं इसलिए क्योंकि यहां पे हम दो वेक्टर को ऐड नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम दो वेक्टर के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। समझ गए ना, दो पॉइंट के बीच का। तो यहां तो एक ही वेक्टर है अपने पास बेटा, दो वेक्टर तो है ही नहीं है। कितना वेक्टर है, एक ही तो वेक्टर है ए बी। ये तो इनके सपोर्टर है ना, इनको तो हमने इनके लिए जनरेट किया कि भैया दिखो तुम्हारी जरूरत है। तो जहां पे दो वेक्टर आएंगे ऐड करना होगा तो पैरेललोग्राम लगाओ, और जब कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो तो काहे का पैरेललोग्राम, सीधे ऐड करो xi कैप y j कैप z k कैप फॉर्म से।